हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने ठोसों में जो अपूर्णताएं या दोष पाए जाते हैं वो देखे थे। उनमें दोष कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। और आज जो है वो हम ठोसों के विद्युतीय गुण और अर्धचालकों के प्रकार और उनके जो चुंबकीय गुण होते हैं वो उन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ठोसों के विद्युतीय गुण। अब देखिए ठोसों में विद्युत का चालन या किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन जो होता है वो उसमें उपस्थित आयन या फिर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है वो देखा जाता है। और आज जो है वो हम ठोसों में चालकता के आधार पर इसके प्रकार देखेंगे और ये इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हम देखेंगे चालक, ठीक है, एक प्रकार जो है वो हम कौन सा देखेंगे, चालक का। और दूसरा जो प्रकार है वो क्या होता है, कुचालक। और तीसरा प्रकार जो है वो क्या होता है, अर्धचालक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चालक पदार्थ का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का चालन जो है वो सुचारू रूप से होता है। और कुचालक का मतलब है जिनमें धारा का चालन जो है वो सुचारू रूप से, या यूँ कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होता। और अर्धचालक का तात्पर्य है कि जिसमें धारा का चालन जो है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है, अर्थात इनके मध्य होता है। या यूँ कह सकते हैं कि धारा का चालन जो है वो चालकों की अपेक्षाकृत कम होता है। तो इन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक पदार्थ। यदि हम कहें कि चालक पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन जो है होता है या वे धारा का चालन जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता परास होती है वह कितनी होती है, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो है वो होती है। इनमें धारा का चालन क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर छिद्र जो है वो पाए जाते हैं। छिद्र धनात्मक होते हैं। ओके। अब यदि हम कहें कि चालक पदार्थ जो है वो भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक की यदि हम बात करें तो इनमें धारा का चालन जो है वो कौन करता है, स्वतंत्र आयन करते हैं। और यदि हम कहें कि इनमें ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चालकता ताप बढ़ाने पर इनकी कम क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो कंपन है वो बढ़ जाता है, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि धातुएं हैं, ग्रेफाइट है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार देखिए विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक यदि हम कहें तो इनमें धारा का चालन जो है वो कौन करता है, मुक्त आयन जो है वो करते हैं। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और विद्युत अपघटनी में कौन करते हैं, आयन करते हैं। फिर यदि हम कहें एग्जाम्पल सेंस के देखें तो आयनिक यौगिक जैसे NaCl है, KCl है, KOH है, NaOH है, H2SO4 है, ये इस विद्युत अपघटनी चालक के प्रकार जो है वो कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे कि चालक पदार्थ 2 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए दूसरा प्रकार जो है वो इसका कुचालक, विद्युतरोधी या इंसुलेटर भी इन्हें कहते हैं। तो इनमें धारा का चालन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कुचालक या विद्युतरोधी कहते हैं। इनमें यदि चालकता का परास देखें तो 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, अर्थात बहुत कम, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल भी धारा का चालन नहीं करते। एग्जाम्पल्स से पहले यदि हम बात करें तो इनमें धारा का चालन न होने का कारण क्या है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन जो है वो नहीं पाए जाते, इस कारण इनमें धारा का चालन जो है वो नहीं होता। एग्जाम्पल्स यदि कहें तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, हीरा है, ये सारे के सारे क्या है, विद्युत के कुचालक या विद्युतरोधी हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता। अगला प्रकार जो है वो तीसरा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। इनमें चालकता जो है वो या धारा का प्रवाह जो है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है। और चालकता की परास जो है वो इसमें कितनी होती है, या चालकता का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अर्थात कुचालक और चालक पदार्थों के बीच का मान। अब देखिए यह जो है वो परम शून्य ताप पर विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। परम शून्य ताप से तात्पर्य है 0 डिग्री केल्विन, अर्थात 0 डिग्री केल्विन पर ये धारा का चालन नहीं करते। लेकिन जैसे ही इनमें ताप बढ़ता है इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता इसलिए बढ़ती है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो शुरू हो जाता है। ओके।
मुख्य एग्जांपल्स देखिए, शुद्ध सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो मुख्य रूप से अर्धचालकों के रूप में उपयुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर अर्धचालकों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। उससे पहले यदि हम कहें कि इनमें धारा का चालन किसी में होता है, किसी में नहीं होता, उसके लिए बेंड सिद्धांत जो है वो यहाँ हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले धातुएं जो होती है या चालक पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम बेंड सिद्धांत द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से इनमें धारा का चालन होता है या किस तरीके से इनमें चालकता पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले यदि हम कहें कि धातु परमाणु में उपस्थित संयोजकता कोष के परमाणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो वैसे ही परमाणुओं के कक्षक जो होते हैं वो भी जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु कक्षक या आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और जब ये आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं इनकी ऊर्जा में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। और ये अंतर जो है वो बहुत कम होता है। अंतर बहुत कम होने के कारण ये क्या करते हैं, बेंड का निर्माण यहाँ पर करते हैं। और बेंड का निर्माण जो है करने के कारण ही इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, बेंड सिद्धांत नाम देते हैं। ओके, अब देखिए ये बेंड जो है वो किस प्रकार से होते हैं। अगर भरा हुआ ऊर्जा बेंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता बेंड कहते हैं। और खाली या रिक्त बेंड जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं या गति करते हैं, उस बेंड को हम क्या कहते हैं, चालकता बेंड जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, भरा हुआ बेंड और रिक्त बेंड, दो बेंड बन गए। एक तो संयोजकता बेंड बन गया और एक कौन सा बन गया, चालकता बेंड बन गया। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान, या यूँ कह सकते हैं कि आवागमन होता है या गति होती है। अब यह जो दोनों बेंड होते हैं इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है या ऊर्जा अंतर पाया जाता है, उस ऊर्जा अंतर को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप जो है वो कहते हैं। ओके, अब देखिए इन सभी को हम यहाँ पर समझते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक में। सबसे पहले देखिए धातु यानी कि हम कह सकते हैं कि चालक पदार्थ है। ओके, चालक पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि चालक पदार्थ में देखिए यह रिक्त और पूर्ण भरा बेंड जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से क्या हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो अतिव्यापित बेंड। तो अतिव्यापित बेंड में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अर्थात संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकते हैं। इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम या यूँ कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आराम से इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में। तो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन जहां आसानी से होता है वहां धारा का चालन भी आसानी से होता है। देखिए चालक में क्या होता है, सहसंयोजकता बेंड या तो आंशिक भरा होता है या फिर कह सकते हैं कि यह पूर्ण भरा बेंड और आंशिक भरा बेंड जो है वो परस्पर मिलकर आंशिक भरे बेंड का या यूं कह सकते हैं अतिव्यापित बेंड का निर्माण जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। आंशिक भरे को हम अतिव्यापित भी यहाँ कह सकते हैं, अतिव्यापित। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो पूर्ण भरा और खाली बेंड परस्पर मिलकर आंशिक बेंड या अतिव्यापित बेंड जो है वो बना लेते हैं। अब देखिए आंशिक भरे बेंड में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अतिव्यापित हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इस कारण इनमें धारा का चालन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों बेंड जो हैं वो आराम से एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, अतिव्यापित। और अतिव्यापित होने के कारण इनमें धारा का चालन या इलेक्ट्रॉनों का चालन आसानी से होता है, जिससे धारा का चालन भी हम आसानी से समझा सकते हैं। ध्यान रखें, एक चालकता बेंड है और एक संयोजकता बेंड है और ये वाला कौन सा बेंड है, चालकता बेंड है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ जिनमें धारा का चालन जो है वो आराम से नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए हम देख सकते हैं कि ये एक पूरित बेंड है, अर्थात पूरा भरा हुआ है, जिसे हम यहाँ पर संयोजकता बेंड जो है वो कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, संयोजकता बेंड कहेंगे। और दूसरा जो है वो कौन सा है, चालकता बेंड है, जो एकदम खाली है या रिक्त बेंड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनमें धारा का चालन जो है वो नहीं होता, धारा का चालन नहीं होता। इसका कारण क्या है कि इन दोनों बेंड में ऊर्जा अंतर जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ऊर्जा अंतर ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बेंड से दूसरे बेंड में नहीं जा सकता। और जब एक बेंड से दूसरे बेंड में नहीं जा सकता
इसका मतलब जो है वो धारा का चालन जो है वो आराम से नहीं कर सकते, यानी कि धारा का चालन इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि कुचालक में पूर्ण भरे और रिक्त बेंड में ऊर्जा अंतर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा। आप देख सकते हो ऊर्जा अंतर कितना है, इस तरीके से, ठीक है। ये ऊर्जा अंतर ज़्यादा है, ऊर्जा अंतर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं करेंगे, मतलब यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो धारा का चालन जो है वो यहाँ पर नहीं होता। इसी कारण यह विद्युत के कुचालक होते हैं या धारा का इनमें चालन नहीं होता। तीसरा देखिए, अर्धचालक। अर्धचालक में आप देख सकते हो कि ये पूरित बैंड यानी कि संयोजकता बैंड है, और दूसरा जो रिक्त बैंड यानी कि चालकता बैंड, इसे हम चालकता बैंड कहते हैं। तो यहाँ दोनों के बीच में आप देखिए ऊर्जा अंतर जो है वो क्या है, लघु। लघु मतलब कम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है, ऊर्जा अंतर जो है वो क्या है, कम है, अर्थात ऊर्जा अंतराल क्या है, कम है। ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरित बैंड का मतलब है संयोजकता बैंड से रिक्त बैंड यानी कि चालकता बैंड में आ जाते हैं, और चालकता बैंड में आने के कारण इनमें धारा का प्रवाह जो है वो कुछ कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ कम यहाँ पर आगे आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों में धारा का चालन जो है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों बैंड में ऊर्जा का अंतर क्या होता है, अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। देखिए, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पूर्ण भरे बैंड और खाली बैंड के बीच में ऊर्जा अंतर क्या होता है, कम होता है, और कम होने के कारण धारा का मात्रा भी क्या होती है, कम, अर्थात धारा की चालन जो है वो कम होता है। और फिर हम कहें कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि परम शून्य ताप से तात्पर्य है कि 0 डिग्री केल्विन, इन पर धारा का चालन क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, अर्थात कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूर्ण भरे से रिक्त बैंड में जाना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही शुरू होते हैं इनमें धारा का चालन क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात इनकी चालकता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरित बैंड से या संयोजकता बैंड से कहाँ जाना शुरू हो जाते हैं, चालकता बैंड या रिक्त बैंड में हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में आगे अब देखिए अर्धचालकों में विद्युत का चालन। अब हम कह रहे हैं कि अर्धचालकों में धारा का चालन जो है वो कम होता है, तो यदि हम अर्धचालकों में कुछ पदार्थ मिला दें तो उसका चालन जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर विद्युत का चालन देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्धचालकों में चालकता बैंडों के बीच में ऊर्जा अंतराल क्या होता है, अपेक्षाकृत चालकों से ज़्यादा होता है, और चालकों से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इनमें धारा का चालन भी कम होता है। मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालक पदार्थ यहाँ पर कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE। उसके बाद में देखिए, यह जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम वो दो प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक यहाँ हम देखेंगे, एक देखेंगे हम शुद्ध या नेज अर्धचालक, ठीक है, और दूसरा जो है वो हम देखेंगे अशुद्ध अर्धचालक, अर्थात अशुद्धि मिलाने पर। तो सबसे पहले यहाँ हम इन सभी के बारे में देखेंगे। तो जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, नेज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक, और दूसरे हैं डोपिंग अर्धचालक अर्थात अशुद्ध अर्धचालक। डोपिंग से तात्पर्य है कि अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डोपिंग प्रक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। नेज अर्धचालक से तात्पर्य है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमने लिया है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमने लिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि हम नहीं मिलाते हैं। तो ऐसे अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो विद्युत के क्या होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। उसके बाद में देखिए आगे, इनमें क्या होती है, यदि हमें इन्हें क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं या गर्म करते हैं या तापीय ऊर्जा देते हैं, तो तापीय कंपन से क्या होता है, इनके कुछ सह संयोजक बंध टूटकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। जैसे देखिए, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 1 2 3 और 4, ठीक है। ये दूसरा सिलिकॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर हम बता सकते हैं। देखिए,
ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से 1 2 3 और 4, और ठीक इसी तरीके से 1 2 और 3 4। अब देखिए ये यहाँ पर एक एक बंद द्वारा यहाँ बंधे होते हैं, ये अगले सिलिकॉन से, ये अगले से, ये अगले से, ये अगले से, और ये इस तरीके से बंधे होते हैं। अब जैसे ही इन्हें हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, यह बंद जो है वो क्या होता है, टूट जाता है। ये बंद जो है वो क्या होता है, टूट जाता है। और जैसे ही बंद टूटता है, बंद टूटने पर क्या होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें धारा का चालन जो है वो शुरू हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यह है, हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, कुछ नहीं मिलाया है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हम इसमें गर्म करते हैं, इनको गर्म करने पर इनका बंध टूटेगा, बंध टूटने पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर क्या करते हैं, धारा का चालन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनके पीछे छिद्र आ जाते हैं, अर्थात उनकी जगह होल जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से गति कर जाता है। जैसे ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो चला जाता है, तो इसकी जगह छिद्र बन गया, ये छिद्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो छिद्र इस दिशा में जाता है। ठीक है, और नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और धनात्मक छिद्र समान होते हैं, अर्थात जितने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही छिद्र यहाँ पर बनते जाते हैं। उसके बाद में देखिए, इस प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं, अर्थात इनमें धारा का चालन जो है वो इतना नहीं होता है जितना चाहिए, अर्थात इन्हें हम अर्धचालकों के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो है वो देखिए, डोपिंग या फिर अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए, डोपिंग और अशुद्ध अर्धचालक में यदि हम कहें कि अर्धचालकों में हम अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाकर इनकी चालकता क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, डोपिंग या फिर अपमिश्रण कहते हैं। और यदि हम कहें कि ये प्रक्रिया जो है वो कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। ध्यान रखेंगे, डोपिंग का मतलब क्या है। अर्धचालकों में अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि मिलाने पर उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। यहाँ पर यह प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, अर्थात ये अर्धचालक जो हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, एक यदि हम देखें N प्रकार के अर्धचालक, और एक होते हैं P प्रकार के अर्धचालक। अब N और P प्रकार के अर्धचालक जो हैं वो क्या होते हैं, देखिए, यदि हम कहें कि वर्ग 14 से तात्पर्य है सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम वर्ग 15 के तत्व अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं। वर्ग 15 का मतलब है फास्फोरस है, आर्सेनिक है आदि। यदि हम वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो कौन से अर्धचालक बनते हैं, N प्रकार के। और P प्रकार के अर्धचालकों की बात करें तो वर्ग 14 में हम कौन से मिलाते हैं, वर्ग 13 के तत्व। तो जो अर्धचालक बनते हैं वो कौन से होते हैं, P प्रकार के अर्धचालक। आइए इन सभी के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ और एक इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को हम N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, P प्रकार के अर्धचालक जो है वो कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ अर्थात N प्रकार के अर्धचालक। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार के अर्धचालक जो हैं वो वर्ग 14 के तत्व अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो चतुर्संयोजी होते हैं, अर्थात 4 संयोजी होते हैं, अर्थात इनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। के साथ अशुद्धि के रूप में वर्ग 15 के पंच संयोजी तत्व से तात्पर्य है संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। और पंच संयोजी तत्व के रूप में हम फास्फोरस और आर्सेनिक जो है वो ले सकते हैं। तो मिलाए जाए तो इस प्रकार के अर्धचालक जो बनते हैं, अर्धचालक मतलब N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, वर्ग 14 में हम क्या मिला रहे हैं, वर्ग 15 के तत्व। तो जो अर्धचालक बनते हैं वो कौन से होते हैं, N प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अब देखिए, यहाँ हम जो है वो वर्ग 14 के तत्वों में जब अशुद्धि के रूप में वर्ग 15 के तत्व मिलाते हैं तो वर्ग 15 के तत्वों से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, मुक्त रह जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है
यही इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा का चालन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धारा का चालन करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का चालन करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उस पर आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश, अर्थात नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव का n उठा लेते हैं और इन अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं? n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, n प्रकार के अर्धचालक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स धारा का चालन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव का n उठा लिया जाता है और इसे n प्रकार के अर्धचालक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि n प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए, या फिर n प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, या फिर सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक अशुद्धि के रूप में मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनता है, समझाइए। तो सिलिकॉन है, उस सिलिकॉन में हम आर्सेनिक AS मिला रहे हैं, तो जो अर्धचालक बनता है वो कौन सा होता है? n प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इन सभी को। अब देखिए, इसे हम जो है वो चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन जो है, उस सिलिकॉन के अंदर यदि हम कहें कि सिलिकॉन के पास सभी और इसके जो चार इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर दर्शा रखे हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब देखिए, आर्सेनिक जो हमने मिलाया है, आर्सेनिक वर्ग 15 का है। ठीक है, वर्ग 15 का है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। तो देख सकते हो, पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा और ये चौथा। तो सिलिकॉन के 4 और आर्सेनिक के 4 ये आपस में सहसंयोजक बंध जो है वो बना लेते हैं, ये सहसंयोजक बंध। अब देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया है। अब यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर क्या करता है? धारा का चालन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के कारण यहाँ पर धारा का चालन किसके द्वारा होता है? इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसे हम n प्रकार के अर्धचालक जो है वो नाम दे देते हैं। तो आप ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरा प्रकार जो है वो देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक या पी प्रकार के अर्धचालक। अब देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक जो है वो कैसे बनाते हैं। हम यदि कहें कि वर्ग 14 में हम वर्ग कौन से मिलाएं? 13 के सदस्य अशुद्धि के रूप में मिलाएं, तो यहाँ पर जो अर्धचालक बनते हैं वो अर्धचालक कौन से होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में। इस प्रकार के अर्धचालक का हम कह सकते हैं कि वर्ग 14 के तत्वों में हम क्या मिलाएं? वर्ग 13 के त्रिसंयोजी तत्व। ध्यान रखें, वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 3, इसलिए इनको कहते हैं त्रिसंयोजी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। तो ये जो अर्धचालक बनते हैं वो क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक। ध्यान में रखेंगे, वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्व हम मिला रहे हैं। उसके बाद में देखिए होता क्या है, जब हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो क्या होता है कि वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। और 3 होने के कारण ये क्या करते हैं? 3 बंध बना लेते हैं। और 3 बंध बनाने के कारण चौथी संयोजकता इसकी खाली रह जाती है और उसकी जगह पर क्या हो जाता है? कोटर बन जाते हैं या इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र को हम कोटर भी कह सकते हैं और कोटर जो है वो धन आवेशित छिद्र होते हैं। ध्यान रखेंगे, इन पर आवेश कौन सा होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनता है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बनते ही क्या होता है कि पास का जो परमाणु है, निकटवर्ती परमाणु जो है, उससे इलेक्ट्रॉन आता है और वो आकर छिद्र को क्या कर देता है? भर देता है। और जैसे ही यह छिद्र को बढ़ता है, अब उसके स्थान पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन छिद्र वापस बन जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है, छिद्र पीछे चलता जाता है। तो इस तरीके से यहाँ हम कह सकते हैं कि छिद्र बनते जाते हैं और वो छिद्र जैसे ही बनते हैं, यहाँ छिद्र धनात्मक आवेश होता है और धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इनको क्या कहते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का चालन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र, या हम इसे कह सकते हैं यह छिद्र कोटर भी कहलाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और इन पर चार्ज जो है वो कौन सा होता है? धनावेश होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण ये छिद्र धनावेशित होते हैं और इनके द्वारा धारा का चालन किया जाता है। तो धारा का चालन कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र।
ठीक है, और इसी कारण इनको हम पॉजिटिव होने के कारण पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए सिलिकॉन जो है उसकी हमने कहा था संयोजकता 4 है, या वर्ग 14 है इसलिए 4। गैलियम वर्ग 13 का सदस्य है और 13 का सदस्य होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। अर्थात ये केवल और केवल 3 बंध बना सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो है वो 3 बंध बना रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, और फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि यहाँ क्या है, छिद्र है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्षेत्र है, और इसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, या फिर इसे हम कोटर भी कह सकते हैं या छिद्र भी कह सकते हैं। अब यह होल या और कोटर जो है वो यहाँ पर होने के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, धनात्मक छिद्र कह रहे हैं, और इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, धारा का चालन होता है, अर्थात धनात्मक छिद्र जो है वो धारा का चालन करते हैं। ध्यान रखेंगे चित्र को। आगे देखिए यह कुछ उपयोग हैं इसके पी और एन प्रकार के अर्धचालकों के। पहला उपयोग देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को हम विभिन्न क्रम में संयोजित करके इसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो है वो बना सकते हैं, और फिर हम दूसरा जो इसका यूज है वो कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनमें हम जो है वो एन है, पी है, ये अर्धचालक का कॉम्बिनेशन आपस में सेट करते हैं, और सेट करके हम इन्हें जो है रेक्टिफायर और परिशोधक के रूप में जो है वो प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके, फिर हम कहें कि ट्रांजिस्टर जो है उसमें एन और पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन करके हम एन पी एन और पी एन पी प्रकार के अर्धचालक जो है वो बना सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो रेडियो है, श्रव्य संकेत मतलब सुनने के जो संकेत होते हैं उन्हें पहचानने में और प्रवर्धन में अर्थात बढ़ाने में किनका उपयोग किया जाता है, इन अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। और जो सोलर प्लेटें होती हैं उन सोलर प्लेटों में भी इन्हीं अर्धचालकों का संयोजन जो है वो तैयार करके सोलर प्लेटें बनाई जाती हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं अर्धचालकों के। उसके बाद में आगे चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों के आधार पर देखें तो ठोसों के प्रकार जो है वो हम यहाँ देखेंगे। उससे पहले यदि हम देखें कि ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, तो यहाँ यदि हम कहें कि ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति जो है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और इलेक्ट्रॉन स्वयं जो है वो एक छोटा चुंबक होता है, अर्थात सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फिर यदि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली गति जो है वो कौन सी होती है, कक्षीय गति, और दूसरी जो है वो होती है अक्षीय गति। इन दोनों गतियों के कारण यहाँ पर यह जो है वो धारा का चालन करते हैं। देखिए पहली जो है नाभिक के चारों ओर की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय गति, और दूसरी जो है वो चक्रण गति जो उसकी अक्ष के चारों ओर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, वो कौन सा होता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और चक्रण गति के कारण कौन सा होता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब इन दोनों को मिलाने पर जो मुख्य या कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी के कारण इनमें चुंबकीय गुण जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो है उसको मापने की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटोन, जिसे शॉर्ट में BM भी हम कहते हैं। और बोर मैग्नेटोन का यदि मान देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं 9.27 या 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बोर मैग्नेटोन जो है वो किसकी इकाई है, चुंबकीय आघूर्ण की। ठीक है, अब देखिए इन डायग्राम के थ्रू हम, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है वह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर एक कक्षा में गति कर रहा है, ये कक्षा में गति कर रहा है, तो कक्षा में गति कर रहा है, यहाँ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी गति देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर गति कर रहा है, अपनी अक्ष पर ही घूम रहा है, तो ये एक अक्षीय गति हो गई और एक कक्षीय गति हो गई। तो दोनों गतियों का सम्मिलित रूप से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वही चुंबकीय आघूर्ण उसमें चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखेंगे ये दोनों गतियाँ यहाँ हम बता सकते हैं। अब देखते हैं हम ठोसों के प्रकार। पहला प्रकार प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय,
तीसरा लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय ठोस कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिचुंबकीय। अब देखिए प्रतिचुंबकीय ठोस से तात्पर्य क्या है। यदि इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह चुंबक के प्रति या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें आकर्षण जो है वो नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह उस क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो युग्मित पाए जाते हैं। युग्मित का मतलब इस तरीके से जोड़ों में पाए जाते हैं। तो युग्मित में पाए जाने के कारण क्या होता है कि ये एक दूसरे का चुंबकीय आकर्षण क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और निरस्त करने के कारण इनमें धारा का चालन नहीं, यह चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो नहीं दर्शाती। फिर देखिए इनमें हमने कहा कि यह जो है इलेक्ट्रॉन युग्म, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, और विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट। और चुंबकीय आघूर्ण जैसे ही नष्ट होता है यह चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, और शून्य होते ही चुंबकीय गुण इनमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ओके, देखिए इसके एग्जाम्पल NaCl है, जल है, C6H6 यानी कि बेंजीन है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रतिचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। फिर देखिए अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस की यदि बात करें तो इन्हें यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें क्या होता है कि चुंबकीय गुण जो है वो आ जाते हैं, अर्थात ये आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और इनमें आकर्षण का कारण क्या है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होने देते, अर्थात इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये थोड़ा बहुत चुंबकीय प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर यदि हम कहें कि इनमें चुंबकीय गुण जो है वो अस्थायी होता है, अर्थात यदि हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से हमने हटाया, हटाते ही इनके चुंबकीय गुण जो है वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनमें अस्थायी चुंबकीय गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए Fe+3, Cr+3, Cu+2, O2, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, Ti2O3 डाई टाइटेनियम ऑक्साइड और CuO। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अनुचुंबकीय ठोसों के हैं। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरा प्रकार है लोह चुंबकीय ठोस या फेरोचुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस की यदि बात करें तो ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, अर्थात इनमें चुंबकीय गुण जो है वो बहुत प्रबलता से पाया जाता है। इसी कारण ये जो है वह स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं और अच्छा चुंबक जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें चुंबकीय गुणों के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो धातु आयन होते हैं वो धातु आयन छोटे छोटे समूह के रूप में बट जाते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं, और ये समूह जो है वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे डोमेन की परिभाषा कि धातु आयन जो है वो छोटे छोटे समूह के रूप में बढ़ जाते हैं और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और ये जो डोमेन होते हैं ये ही क्या करते हैं, धारा का चालन करते हैं, धारा के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखेंगे आप डोमेन। अब देखिए ये शुरुआत में तो क्या होते हैं, अनियमित होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ये एक ही दिशा में विन्यासित हो जाते हैं और विन्यासित होकर प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। देखिए किस प्रकार से, यदि हम बात करें तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण जो है वो भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है, अर्थात बहुत अधिक चुंबकीय गुण इनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और क्रोमियम ऑक्साइड। देखिए ये डोमेन जो है वो नीचे जो चित्र बना रखे हैं हमने, इनमें डोमेनों का चक्रण एक ही दिशा में है, इसका भी एक ही दिशा में, एक ही दिशा, तो सारे एक ही दिशा में क्या होते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित या विन्यासित हो जाते हैं। तो इसी कारण यह जो है वो प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या प्रबल चुंबकीय गुण इनमें पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे डोमेन का चक्रण इनमें क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में। दूसरा प्रकार देखिए प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। अब इनमें भी क्या होता है कि लोह चुंबकीय समान ही डोमेन जो है वो पाए जाते हैं, प्रकृति उनकी वैसी ही होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से क्या होते हैं, विन्यासित हो जाते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत विन्यासित होने के कारण ये एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देते हैं, और निरस्त करते ही इनमें चुंबकीय गुण जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए MnO2, Mn2O3 आदि।
ये देखिए डोमेन का चक्रण, एक का चक्रण ऊपर की ओर, एक का नीचे की ओर, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये आपस में एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय प्रभाव क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति उनकी अपेक्षाकृत यानी कि लोह चुंबकीय की अपेक्षा बहुत कम होती है। तीसरा देखिए लघु चुंबकीय, मोस्टली इन्हें फेरी चुंबकीय ठोसों के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा प्रचलित नाम इसका फेरी चुंबकीय ठोस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फेरी चुंबकीय ठोस। अब इनमें जो डोमेनों का चक्रण होता है वह भी अलग प्रकार से होता है, यानी कि डोमेन तो इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें डोमेन जो है वो असमान रूप से होते हैं, यानी कि कहीं पर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, कहीं समान दिशा में आ रहे हैं। तो विपरीत या यूँ कह सकते हैं असमान रूप से विन्यासित होने के कारण इनका चक्रण जो है वह भी अलग होता है। तो यहाँ इनका चुंबकीय आघूर्ण पूरी तरीके से शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समांतर रूप से हैं लेकिन असमान है, अर्थात चक्रण जो है वो असमान होता है। देखिए किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखिए मैग्नेटाइट है, फेराइट है। ये देखिए यहाँ पर देखिए इनका चक्रण सेम हो गया, फिर देखिए ये विपरीत दिशा में आ गए, ठीक है, फिर ये दोनों सेम दिशा में हो गए, फिर ये इसकी विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ का तो चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है लेकिन कुछ का चुंबकीय आघूर्ण बना हुआ रह जाता है, इसलिए इनमें चुंबकीय गुण जो है वह भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें लोह चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा ये कम होते हैं। तो यहाँ आप जो है वो इन पांचों के बारे में ध्यान रखेंगे कि लोह चुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, और डोमेनों का चक्रण के आधार पर यह है जो हमने इनके सभी प्रकार जो है वो देखे थे, और डोमेनों का चक्रण किस प्रकार से होने पर इनमें चुंबकीय गुण जो है वो भी प्रभावित होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी, तो आप इनके उदाहरण सहित यहाँ देखेंगे। तो इस आज की वीडियो में जो है वो हमने सभी के बारे में यानी कि विद्युतीय गुणों के बारे में देखा, अर्धचालकों के प्रकार जो थे वो देखे, पी और एन प्रकार के अर्धचालक, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है अर्धचालकों के प्रकार पी और एन, और लास्ट में हमने जो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार जो है वो हमने देखे थे। तो यहाँ पर जो है वो अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।